स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच के समाचार जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। भारतीय सैनिकों को मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को 8,000 रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2019-20 के बजट में किया गया था, तब यह 6,000 रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष था। नवगठित राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति विश्व भर में मजबूत पैठ बनाएगी। इसकी प्रमोटर सहकारी क्षेत्र की 5 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ NDDB, अमूल, NCDC, NCCF और नेफेड हैं। एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया जारी है। RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद क्रिटिक चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेश फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में सम्मानित किया गया। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने देश के सबसे पुराने मामले का निपटारा किया। यह केस 72 वर्ष पुराना था। वहीं दूसरी ओर कानून मंत्री ने CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, जिसमें कॉलेजियम में सरकारी प्रतिनिधित्व की मांग की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का एक ओपिनियन आया है, जिसमें कहा गया है कि यह NJEC को पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने जैसा है। आपको बता दें कि NJEC या नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन हेतु संसद में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया तय करना था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ऐसी अनेक घटनाओं और चर्चाओं के बीच CJI ने कहा है कि संविधान की मूल संरचना ध्रुव तारे जैसा है। भारत में जन्म दर में कमी आई है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल में और भी तेज़ी से कमी आई है। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सिक्किम में प्रति महिला एक बच्चे से भी कम है। इस कारण सिक्किम के स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए सिक्किम राज्य ने वहाँ की महिलाओं को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके तहत सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 365 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और पुरुषों को 30 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। भारत की आबादी बढ़ते बढ़ते चीन से ज़्यादा होने को है, अर्थात चीन जल्द ही आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। 1961 से पहली बार हुआ है कि चीन की आबादी में कमी आई हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना रखी थी। चीन की जनसंख्या में इस कमी के कारण ये है। अहोम समाधि स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेशन दिया है। दिल्ली में जल्द ही पानी की गुणवत्ता रियल टाइम में देखा जा सकेगा और दिल्ली जल बोर्ड ने मिनरल वाटर बेचने के लिए अप्लाई किया है। राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव के दौरान मटका दौड़ होता है। चेन्नई द्वारा वर्ल्ड स्पाइस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की गई। और अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ के छात्र गणित में सबसे आगे हैं। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार ने दुनिया को कई गणितज्ञ दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बच्चे भाषा में पीछे हैं। केरल में सभी विश्वविद्यालयों की छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी मिलेगी। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार स्कूल जनरल छात्राओं के अनुपात में 2% की वृद्धि हुई है। और विदेशी विश्वविद्यालय फरवरी से भारत में कैंपस खोलने के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसान लगा सकेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसके कारण कृषि कार्य द्वारा प्रदूषण बहुत कम होगा या नहीं होगा। और इसी कृषि से उत्पन्न अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जो पर्यावरण की क्षति को कम करेगा। इसके अलावा मेथेनॉल, एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को निःशुल्क पर्यटन परमिट मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत मेथेनॉल और एथेनॉल के अलावा हाइड्रोजन पर भी ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसी के तहत देश में पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू किया गया है। यह वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ेगा। जब हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा का उपयोग होगा तो उसका उत्पादन भी जरूरी है, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकारी कंपनियां। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन प्रक्रिया में प्रदूषण नहीं होता है। इस तकनीक को बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है। और जब ग्रीन हाइड्रोजन आधारित यातायात और अन्य सेवाएं होंगी तो कार्बन क्रेडिट भी बनेगा
और भारत इससे भी लाभ कमा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन सही हो तो पॉलिसी भी सही हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जोशीमठ ही है, जहाँ पर भूधसाव हो रहा है, दरारें चौड़ी हो रही हैं और वहीं लोगों ने अपने घर का निर्माण किया लेकिन जगह का चुनाव सही नहीं किया। मतलब इंटेंशन तो अच्छा था किंतु तरीका सही नहीं था। इस समस्या को बर्बादी ने और बढ़ा दिया, जिससे भूस्खलन में वृद्धि हुई है। अब यहाँ बिजली की भी समस्या शुरू हो रही है, क्योंकि बिजली खंभे प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरणीय कारणों से संवेदनशील हो रही है जोशीमठ क्षेत्र की ज़मीन, और जोशीमठ के अलावा रुद्रप्रयाग और अन्य क्षेत्रों की भी ज़मीनें प्रभावित हो रही हैं। लोग भय के कारण अपने स्थानों से इधर से उधर जा रहे हैं। जोशीमठ जैसी त्रासदी पहले भी झेल चुका है चाई गांव। जोशीमठ से रिपोर्ट आते ही कार्य तेज़ी से होगा। नया जोशीमठ बनाने के लिए CBRI ने तैयार किया कार्य योजना। पुनर्वास के लिए भूगर्भीय स्थिति से 4 स्थल उपयुक्त हैं। धामी सरकार पीपल कोटी में 2 हेक्टेयर में बसाएगी जोशीमठ। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और पहाड़ी राज्यों में डेवलपमेंट मॉडल बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मैदानी क्षेत्र जैसे विकास कार्य करने संभव नहीं है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों जैसे विकास कार्य करेंगे तो वो विकास नहीं, वास्तव में विनाश का कारण बन सकती है। इस वर्ष कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 20 सुरंग आर पार हो जाएंगी। हिमाचल में सड़क रेल लाइन के निर्माण से घरों में दरारें आ रही हैं। भारत द्वारा हाल ही में कई वैश्विक मंचों पर ढांचागत सुविधाओं के वित्तीयन के नाम पर कई देशों के संप्रभुता को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए गए हैं। G20 के सम्मेलन में शामिल देशों के संसदों के अध्यक्षों के साथ P20 का सम्मेलन करेगा भारत। इसी G20 सम्मेलन में स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाया जाएगा, ताकि अमीर गरीब सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पिछड़े देशों में है। इसके अलावा इन देशों में और कई तरह की समस्याएं हैं। इस कारण भारत इन देशों की आवाज़ उठाएगा। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही भारत में ऐसा बीमा लाया जाएगा जो एक साथ सब कुछ कवर करेगा, जिसमें जीवन बीमा से लेकर स्वास्थ्य बीमा, एक्सीडेंट बीमा तक कवर होगा। इससे भारत के डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार होगा। इस कारण दूसरे देश भारत से व्यापार करना चाहेंगे और इन देशों में जर्मनी भी शामिल हो गया है, जो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को इच्छुक है। और व्यापार अधिक होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इस कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में भारत $3.7 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं कंसल्टेंसी फर्म EY का कहना है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन से ज़्यादा की हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय $15,000 हो जाएगा। और इस अनुमान को जोर मिलता है WEF के चेयरमैन क्लास स्वास के उन शब्दों में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत का विकास जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान RBI ने कहा है कि ओल्ड पेंशन प्लान से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भारत अपने अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए रुपे भीम UPI पर GST नहीं लगाएगा। एक तरफ भारत रुपे भीम UPI पर टैक्स की छूट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए तरह की टैक्स व्यवस्था कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें। फिलहाल ई-रुपये को कैश में नहीं बदला जा सकेगा और यही डिजिटल करेंसी नकली नोटों को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होगा। देश की आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3%, वहीं भारत के 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है और ये अमीर पहले से ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में भारत के मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जेनसेन हुआंग प्रथम स्थान पर हैं। ब्रांड फाइनेंस नामक कंपनी के अनुसार अमेजन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जबकि भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी टाटा ग्रुप्स है। दूसरे स्थान पर इन्फोसिस है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा साइबर समस्याओं से संबंधित समाधान के लिए हैकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने महत्वपूर्ण समाधान दिया। इससे साफ है कि भारत साइबर तकनीक के क्षेत्र में तेज़ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही भारत का अपना OS या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसका संभावित नाम होगा IndOS। इसके अलावा भारत ऐप डाउनलोड के मामले में भी चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और इस कारण तेज़ी से बढ़ते सोशल मीडिया के कारण कई समस्याएं हुई, जिसे ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किसी भी उत्पाद का प्रचार करने से पहले इस्तेमाल करना होगा और किसी उत्पाद के प्रचार के दौरान प्राप्त निःशुल्क उत्पादों की सूचना भी देनी होगी। इसके अलावा बड़ी टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने लाभ के लिए कई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हाल ही में गूगल पर भी फाइन लगाया गया,
जिसमें उसे सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। इसी केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गूगल इंडिया से पूछा कि क्या वह भारत में यूरोप जैसे नियम का पालन करने को तैयार है। इसके अलावा निजी डाटा के दुरुपयोग पर नियंत्रण का भी प्रयास है और नए आईटी ड्राफ्ट नियम के तहत अगर कोई ई प्लेटफॉर्म फेक कंटेंट फैलाता है तो उसको हटाया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी नाम के एआई प्लेटफॉर्म के बारे में डार्क वेब पर चर्चा है कि इससे वायरस के प्रोग्राम भी लिखे जा सकते हैं, किंतु वास्तविकता में ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इस चर्चा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जो विचार दिए गए उससे तूफान खड़े हो गए हैं, लेकिन इस भय के कारण विकास को नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि दुनिया एक नई क्रांति की तरफ जा रही है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औद्योगिक क्रांति 4.0 की बात की जा रही है। इसी विकास के साथ साथ भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश को डॉपलर रडार से कवर किया जा सके ताकि मौसम का सही पूर्वानुमान लगाया जा सके। इस सप्ताह भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को यूक्रेन युद्ध से सीखना चाहिए और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तैयारी के तहत भारत और रूस उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 का उत्पादन करेंगे। नौसेना में वागीर पनडुब्बी शामिल हो गई है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। इसके पहले INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और 5वां INS वागीर है, जबकि इसी के तहत 6ठी पनडुब्बी INS वागसीर है। इसरो शुक्र पर अपना मिशन शुक्रयान प्रथम को 2031 तक भेजेगा। भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा तला हुआ भोजन गोवा के पुरुष और असम की महिलाएं करती हैं, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन में पुरुष और महिलाएं दोनों के मामले में मिजोरम शीर्ष पर है। जब तला हुआ भोजन ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक का खतरा भी बना रहेगा, तो उस परिस्थिति में CPR से जीवन बचाया जा सकता है। भारत वर्ष 2023 में मीजल्स और रूबेला को देश से समाप्त करना चाहता है और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के ये तरीके हैं जिसमें सही भोजन, नियमित जांच और दवाइयाँ प्रमुख हैं। WHO का मानना है कि भारत टीबी की नई वैक्सीन के निर्माण में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मानव पशु संघर्ष के कारण यहाँ के कुछ बाघों को नवेगांव नागझीर अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव खुद को पूरी धरती का मालिक समझता है, जबकि इस पूरे ग्रह के लाखों करोड़ों जीवों में से एक है मानव। मानव ने अपनी शक्ति से पूरे ग्रह पर कब्जा करके मानवेतर जीवों को विलुप्ति के कगार पर खड़ा कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में विलुप्ति का 6ठा दौर चल रहा है, जिसमें बहुत तेज़ी से जीवों का विनाश हो रहा है। धरती के हर टुकड़े पर मानव के साथ साथ मानवेतर सत्ता का भी पूरा हक है। अगर मनुष्य ने समय रहते इस सत्य को नहीं पहचाना तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। इसको एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार कहा है कि खा लो और खा लिए जाओगे। इसलिए बेहतर है कि जिन स्थानों से पशुओं का निवास है वहाँ किसी भी मानवीय निवास को रोका जाए और प्रयास हो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा जाए और अगर संभव हो तो उन्हें कहीं और बसाया जाए, ना कि पशुओं को कहीं और भेजा जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति के तहत 1/3 भूभाग को बिल्कुल संरक्षित किया जाए और मानवेतर सत्ता को भी मानव के समान सुरक्षा और अधिकार दिए जाएं, तभी मानवेतर सभ्यता लंबे समय तक जीवित रह सकती है। व्हेल मछली का आकार जिन जीनों के कारण इतना बड़ा हुआ है उनकी पहचान कर ली गई है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस तरह के बांध का निर्माण कर रहा है उससे नदी के जल का प्रयोग हथियार के रूप में किए जाने की संभावना है। इस कारण इसे वाटर वॉर कहा जा रहा है, जिसके जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि कोई भी ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी या पार एशिया यातायात व्यवस्था भारत के बिना पूरा नहीं हो सकता। भारत व मालदीव पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी है। ताइवान पर लगातार चीन के आक्रामक दबाव के कारण पहली बार महिलाओं को सेना के रिजर्विस्ट ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। भारत ने श्रीलंका के ऋण परिवर्तन को समर्थन करने के लिए IMF को पत्र लिखा है। भारत और ब्रिटेन के वर्ष 2030 की रणनीतिक वार्ता का दौर शुरू हुआ। ब्रिटेन में
उन टेक कंपनियों के मालिक जेल जाएंगे जो बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन उत्तरी आयरलैंड के व्यापार से संबंधित डील पर वार्ता कर रहे हैं। जापान ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को क्रिप्टो करेंसी को नियमित करने को कहा है। रूस से ईरान के बंदरगाह से होते हुए चेन्नई तक का मार्ग ये है। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख का कहना है कि विशेषज्ञों की राय से नियम का पालन करें और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं और अमेरिका की बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स बन गई हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च पत्र प्रकाशित करने में चीन शीर्ष पर है। वहीं दूसरी तरफ चीन में बच्चों को ऑनलाइन खेल की लत को छुड़ाने के लिए खेलने का समय नियमित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग स्वनियमन संगठनों को क्या करें और क्या ना करें की सूची दी गई है, जिसे गाइडलाइन के रूप में प्रयोग करने की बात की गई है। वीडियो गेम उद्योगों ने खुद को असली पैसे वाले खेल से अलग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा है। श्रीलंका को 317 रनों से पराजित करके भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना दोहरा शतक लगाया। सरफराज खान ब्रेडमैन के बाद दूसरे सर्वाधिक औसत वाले खिलाड़ी बने। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ियों में पुरुष की श्रेणी में लियोनेल मेसी हैं और महिलाओं की श्रेणी में नाओमी ओसाका हैं, जबकि भारतीय पुरुष खिलाड़ी में विराट कोहली शीर्ष पर हैं और भारतीय महिला खिलाड़ी में पीवी सिंधु शीर्ष पर हैं। अब तक की सारी चर्चा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों संबंधित थी, जबकि आगे की चर्चा केवल मुख्य परीक्षा से संबंधित होगी। गंगा नदी का मार्ग परिवर्तन करने से किनारे पर रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा केवल गंगा नदी ही नहीं, बाकी अन्य नदियों में भी होता है। तो नदी के किनारे बसने से पहले एक निश्चित दूरी तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि नदी प्राकृतिक रास्ते से होकर गुजरती है और ज़रूरत के अनुसार रास्ता बदलती रहती है। इको सेंसिटिव क्षेत्रों में संघर्षों की स्थिति बनी हुई है। जोशीमठ जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हैं या होंगे। पहाड़ों पर मैदानों जैसे विकास कार्य अच्छे नहीं हैं। अगर पहाड़ों पर मैदानों जैसे विकास कार्य किए जाएंगे तो वह विकास नहीं बल्कि विनाश ही होंगे। आर्द्र भूमि के लिए विशेष कानून की जरूरत है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। खासकर उनके आसपास बस रही और फैल रही आबादी से उनके संरक्षण की जरूरत है। आज भी भारत के कई गाँवों में डॉक्टर की कमी है, जिससे अनधिकृत लोग चिकित्सा सेवा देने लगते हैं, जिन्हें सामान्य बोलचाल में झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं। इससे कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा सेवा में नवाचार की सख्त ज़रूरत है, तभी ऐसी समस्याओं का हल किया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक साथ आकर कार्य करना होगा, तब भी इससे संबंधित समस्या का निदान संभव है। सरकार और जनता के बीच विश्वास ही सुशासन का बुनियाद है। देखिए, ये लाइन आप मेंस में खूब अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। सीधे सीधे ये न्यूज़ है, लेकिन इसका एक लाइन बहुत ही उपयोगी है आपके मेंस के लिए। विकास का मानव चेहरा का सीधा मतलब समझिए कि जब भी विकास होगा तो वहाँ पे मानव जीवन का स्तर में सुधार होगा। देखिए, विकास और वृद्धि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जीडीपी ग्रोथ को वृद्धि कहते हैं और जीडीपी डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ का मतलब आपका जीडीपी का नंबर बढ़ जा रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपका अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हर आदमी के पास पैसा आ रहा है। लेकिन जब विकास की बात होगी तब अगर जीडीपी के आंकड़े बढ़ेंगे तो उसमें सबके पास पैसा आएगा, माने सबके जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आपको विकास और वृद्धि का अंतर डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियो पर जाएं और देखें। न्यायपालिका और विधायिका में घर्षण की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण ऐसे लेख सामने आ रहे हैं और इस पर प्रश्न आएगा ही आएगा मेंस में। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार रहें, अपने शब्दों को सीमित रखें और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें। नंबर मिल सकते हैं अगर आपने संतुलित लिखा तो। और न्याय को गति देने के लिए डिजिटल न्यायिक प्रणाली की ज़रूरत है। अंडमान निकोबार में आधारभूत संरचना का तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसमें सैन्य संरचनाएं भी शामिल हैं, जिसका कारण चीन की आक्रामक रणनीति है। भारत के संघीय ढांचे में पंचायत भी शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण और विकास से संबंधित लेख है। ये लेख विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रसार संबंधित है।
इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर ये लेख है, एक बार जरूर देख लीजिए। भारत में प्रवासियों को मतदान की सुविधा देने का प्रस्ताव है। उससे भारतीय लोकतंत्र को एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि अगर हर व्यक्ति को वोट देने की सुविधा उपलब्ध होगी तो उससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। उस पर ये लेख है, एक बार इसको जरूर समझिए और देख लीजिए। स्वच्छ ऊर्जा का नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन की अहम भूमिका होगी। इसके अलावा विद्युत चालित वाहन भी महत्वपूर्ण हैं और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यूपीआई से कैशलेस अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और केवल कैशलेस इकोनॉमी की बात नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है तो उससे डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी भारत की स्थिति सुधरेगी, जिसके कारण भारत में निवेश आएगा। और जब भारत में विदेशी निवेश आएगा तो भारत का विकास दर भी बढ़ेगा। और ऐसा विचार दिया जा रहा है कि अति धनाढ़ लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। वैसे ये बहुत हद तक सही नहीं है। टैक्सेशन ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। तो टैक्स हमेशा संतुलित होना चाहिए ताकि लोग टैक्स दें, टैक्स की चोरी ना करें। और जो टैक्स दे रहे हैं उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ टैक्स जमा करते हैं बदले में उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जिससे लोग टैक्स की चोरी नहीं करते हैं। तो केवल एक तरफा टैक्स बढ़ाना बहुत सही नहीं है, उसमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। राजकोषीय स्थिति का वृद्धि के साथ संतुलन जरूरी है। ये लेख दुनिया के अमीरों और भारतीय अमीरों और उनके व्यापार से संबंधित है। संभवतः बजट जारी होने के बाद कुछ आर्थिक उठापटक की स्थिति शुरू हो। इसके अलावा चीन से सावधानी ज़रूरत है, क्योंकि चीन लगातार अपने विस्तार का प्रयास कर रहा है और उसकी रणनीति बहुत आक्रामक है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपको कोई मूल्य मिलता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।